आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। हर देश में इस बात को लेकर संजीदगी होती है कि आखिरकार स्वास्थ्य की सुविधाएं आम नागरिकों तक क्या पहुंचाई जा रही हैं, और इसे लेकर हर कोई बहुत चिंतित भी रहता है। लेकिन हिंदुस्तान में स्वास्थ्य सेवाओं को कितने हल्के में लिया जाता है, आइए ये आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। राजस्थान के जोधपुर में उमेद अस्पताल में एक गर्भवती महिला के ऑपरेशन के दौरान दो डॉक्टरों के बीच में आपस में ही झगड़ा शुरू हो गया। तस्वीरें वायरल हुई तो समझ में आया और यह मामला राजस्थान के हाईकोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने इस मामले पर 7 दिनों में रिपोर्ट मांगी है। वहीं राज्य सरकार ने दोनों डॉक्टरों पर कार्रवाई करने की बात कही है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों? ऑपरेशन रूम में दो डॉक्टर आपस में भिड़ गए और एक मासूम बच्चे की जिंदगी चली गई। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या ये सिर्फ डॉक्टरों की जिम्मेदारी है? और उसके साथ साथ क्या ये पूरे अस्पताल की जिम्मेदारी नहीं है कि मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज मिले? यह प्रदर्शित करता है कि हमारा देश स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कितना लचर रवैया रखता है। की बात नहीं कर रहा और बता रहा हूँ। ऑपरेशन थिएटर में तड़पती रही प्रेग्नेंट महिला, और आपस में उलझ गए डॉक्टर। ऑपरेशन की बजाय होने लगी तू मैं। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टरों के बीच जुबानी जंग का ये वायरल वीडियो आया है जोधपुर के उम्मेद हॉस्पिटल से, जहां प्रेग्नेंट महिला की सिजेरियन डिलीवरी कराने के वक्त दो डॉक्टर्स आपस में ही उलझ पड़े। हमारे सामने तमीज से बात करो और थोड़े शब्दों पे ना जानते हो ना, तभी कह रहा हूं मैं अपने रेजिडेंट से कुछ बात करूं और थोड़े शब्दों पे ना जानते हो ना। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 29 अगस्त की दोपहर करीब 12 बजे का है और ऑपरेशन थिएटर में लड़ रहे ये दोनों डॉक्टर हैं महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक नैनीवाल और एनेस्थीसिया इंचार्ज डॉक्टर एमिल टॉप। तस्वीरों में ऑपरेशन थिएटर के टेबल पर एक महिला मरीज बेहोश पड़ी है जिसका ऑपरेशन होना है, लेकिन डॉक्टरों का ध्यान मरीज पर नहीं, आपसी लड़ाई पर है। उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि इस लड़ाई में महिला या शिशु का क्या होगा। दोनों एक दूसरे को औकात दिखाने की धमकी देते रहे। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद भी दोनों एक दूसरे पर ही दोष मढ़ रहे हैं। मेरे आपत्ति जताने पर उन्होंने मुझे गाली गलौज किया और ऐसे शब्द बोले जो कि डॉक्टर की मर्यादा के अनुकूल नहीं होते। एक मरीज का ऑपरेशन कर रहा था, उनकी हदें और लिमिट इतना क्रॉस करके उन्होंने मुझे उतना उकसाया कि वो सब कुछ हुआ। उनके इशारे पर उनकी एक रेजिडेंट डॉक्टर अश्विनी जो कि 3rd ईयर रेजिडेंट है, वो मेरा वीडियो बना रही थी। इस दौरान उन्होंने उस पेशेंट को अटेंड नहीं किया, उस पेशेंट को छोड़ दिया। वो घर भी आया था कि लड़े तो उसे मतलब तरह से गाली गलौज करने लगे अननेसेसरी, मतलब जबकि मैं उससे बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने रेजिडेंट को कह रहा हूँ इसको मतलब अपने को जल्दी लेना है ताकि इसका बच्चा मान लो धड़कन हो तो बच जाए। मैं दूसरे पेशेंट की बात कर रहा हूँ। आरोप लग रहा है कि इस लापरवाही ने नवजात बच्ची की जान ले ली। जन्म के कुछ देर बाद ही बच्ची ने दम तोड़ दिया। जोधपुर के सबसे बड़े अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर में झगड़े की इस तस्वीर पर राजस्थान हाईकोर्ट ने फौरन संज्ञान लिया। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रशासन से पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है। हमने एक डॉक्टर गायनी के मिस्टर अशोक नोनीवाल जो अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पे लगे हुए थे, उनको तुरंत प्रभाव से वहां से निलंबित कर दिया है, बर्खास्त कर दिया है और उनको मूल विभाग में भेज दिया है। और जो दूसरे डॉक्टर हैं उनको भी हमने निलंबित कर दिया है, जो एनेस्थीसिया के डॉक्टर थे। और इस पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए एडीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। राज्य सरकार ने जो जांच कमेटी का गठन किया है उसमें एक जुडिशियल मेंबर को भी इंक्लूड किया गया है एंड 4 तारीख को वापस केस लिस्टेड है। निष्पक्ष और ऑब्जेक्टिव एंड फेयर इंक्वायरी इसमें करने के लिए निर्देश दिए। अब सवाल ये उठता है कि नवजात बच्ची की मौत की असली वजह क्या थी? क्या आरोपी डॉक्टरों पर इस बच्चे की मौत का भी मामला चलेगा या फिर अस्पताल प्रशासन इस मामले में लीपापोती करने में जुट जाएगा? जोधपुर से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज नेशन। आपने जोधपुर की एक खबर देखी।
अब आइए आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, जहां न्यूज नेशन ने बड़ी पहल करते हुए आपके सामने साबित किया था कि बीआरडी के मेडिकल अस्पताल में किस तरह से बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और वो इसलिए क्योंकि बीआरडी अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हुआ था, लेकिन उसके बाद भी हालात में सुधार बिल्कुल नहीं हुआ है। पिछले 72 घंटे में यानी कि 3 दिन में 63 बच्चों की मृत्यु हुई है। सिर्फ 27 और 28 अगस्त को 42 बच्चों ने इस अस्पताल में दम तोड़ा है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार अस्पताल का प्रशासन क्या कर रहा है? क्या ये बच्चे बचाए नहीं जा सकते? आखिरकार क्या वजह है कि इन बच्चों को न बचा पाने की तमाम कोशिशों को अंजाम दिया जा रहा है? उन माता पिता के दिल पर जरा सोचिए। 63 बच्चे 3 दिन में, 63 परिवार में सूना। क्या ये हाल है उत्तर प्रदेश का? योगी आदित्यनाथ यहीं इसके हैं। गोरखपुर से 5 बार संसद जा चुके हैं, विधायक भी वहां से बनने की पूरी कोशिश उन्होंने एक जमाने में की थी, और आज सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य के मुख्यमंत्री हैं। इसके बावजूद कुछ भी नहीं बदल रहा। यह है गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज, जो एक बार फिर मासूमों की मौत की वजह से सुर्खियों में है। बीआरडी अस्पताल में पिछले कुछ दिनों से 60 से ज्यादा बच्चों की मौत की खबर है। बताया जाता है कि इस बार एनआईसीयू और पीआईसीयू में महज 48 घंटे में 42 बच्चों की मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक 27 अगस्त को यहां 17 बच्चों की मौत हुई, जबकि 28 अगस्त को यह आंकड़ा 25 तक जा पहुंचा। जो 27 तारीख को हुई है मौत, वो उसका आंकड़ा है 17 और 28 तारीख को 25 आंकड़ा है। बताया जाता है कि बीआरडी अस्पताल में जिन लोगों की मौत हुई है, उनमें इंसेफ्लाइटिस के 11 मरीज भी शामिल हैं। डॉक्टरों के मुताबिक मानसून और उसके बाद के मौसम में यानी जुलाई से अक्टूबर के दौरान इंसेफ्लाइटिस की बीमारी अपने चरम पर होती है, और गोरखपुर समेत पूरे पूर्वांचल में सैकड़ों बच्चे इंसेफ्लाइटिस के शिकार हो जाते हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इस साल अब तक इंसेफ्लाइटिस से ग्रस्त 700 से ज्यादा बच्चे भर्ती हुए, जिनमें से 106 का इलाज चल रहा है, जबकि 179 मरीजों की मौत हो चुकी है, और आशंका है कि ये तादाद बढ़ सकती है। बिहार और नेपाल से भी लोग इंसेफ्लाइटिस के शिकार मासूमों को इलाज के लिए आमतौर पर गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज ही लेकर आते हैं। एईएस का कोई प्रिवेंशन नहीं है, और एईएस का कोई अभी तक कहीं भी पूरे वर्ल्ड में इसके बारे में किसी ने अभी तक कोई भी दवा आई नहीं है, और उसका इलाज खाली ये है कि सफाई रहनी चाहिए, स्वच्छता रहनी चाहिए, और स्वच्छता के साथ इसको जब बुखार आता है, विशेष रूप से बच्चों को आता है, तो 12 घंटे के अंदर उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। अस्पताल प्रशासन का दावा है कि उन बच्चों की मौत हो रही है जो बेहद क्रिटिकल हालत में भर्ती कराए जा रहे हैं। क्रिटिकल कंडीशन में ये बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, तो ये बच्चे, कुछ बच्चे तो बहुत मतलब इतने क्रिटिकल कंडीशन में हैं कि ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे 1 घंटे ही सरवाइव कर पा रहे हैं विद बेस्ट पॉसिबल मैनेजमेंट। इसी महीने गोरखपुर के इस अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से करीब 60 मासूमों की मौत हो गई थी। तब कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव मिश्रा थे। जांच में लापरवाही की बात सामने आने के बाद मंगलवार को डॉक्टर राजीव मिश्रा और उनकी पत्नी पूर्णिमा मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। अस्पताल प्रशासन का दावा है कि फिलहाल ऑक्सीजन और दवाइयों की कोई कमी नहीं है। बहरहाल अस्पताल प्रशासन का कहना है कि मौत का ऐसी किसी लापरवाही से नहीं है। अस्पताल की दलील है कि पहले भी इस मौसम में मासूमों की मौत बड़ी संख्या में हुई है, लेकिन अस्पताल के इन दावों और दलीलों पर सवाल खड़े होते रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित जिन मासूमों की मौत इस अस्पताल में हुई, क्या उनकी जान नहीं बचाई जा सकती थी? दीपक श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, गोरखपुर। हमारे देश की स्वास्थ्य सेवाओं का हाल क्या है, ये आपके सामने हमने प्रस्तुत किया, लेकिन आइए अब आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। पाकिस्तान में 2 राजदूत आपस में भिड़ गए हैं और ऐसा मोर्चा खोला है उन्होंने जिसमें वाकई में समझ में नहीं आ रहा कि कौन किसकी कलई खोलता दिख रहा है। हाँ, ये बात स्पष्ट है कि पाकिस्तान के लोकतंत्र की जड़ें कितनी मजबूत हैं, इसकी कलई जरूर खुल गई है। भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित और इस्लामाबाद में पाकिस्तान के उच्चायुक्त एजाज अहमद चौधरी आपस में कुछ इस तरह से भिड़ गए हैं कि इसे हम क्या कहें। रिपोर्ट देख लीजिए, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। अब्दुल बासित भारत में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत, एजाज अहमद चौधरी वॉशिंगटन में पाकिस्तान के उच्चायुक्त, दोनों ही पाकिस्तान के जाने माने चेहरे
दोनों ही पाकिस्तान की हाई प्रोफाइल शख्सियत। इन दोनों के बारे में किसी को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, लेकिन इन दोनों के बीच जो कुछ हुआ उसने दुनिया भर में पाकिस्तान की बड़ी बेइज्जती कराई है। दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हंस रही है। भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित की एक चिट्ठी लीक हो जाने के बाद हंगामा मचा हुआ है। इस चिट्ठी में अब्दुल बासित ने वॉशिंगटन में इस्लामाबाद के उच्चायुक्त और पूर्व विदेश सचिव एजाज अहमद चौधरी को खूब खरी खोटी सुनाई है और बासित की यही चिट्ठी लीक हो गई, जिसके बाद पाकिस्तान की किरकिरी हो रही है। बासित की इस चिट्ठी का एजाज अहमद चौधरी ने भी करारा जवाब दिया है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं अब्दुल बासित ने एजाज अहमद चौधरी के बारे में क्या लिखा है। आप अब तक के सबसे बुरे विदेश सचिव हैं। अगर आप जैसे लोग महत्वपूर्ण पदों पर रहेंगे तो पाकिस्तान की अल्लाह ही मदद कर सकता है। एजाज अहमद चौधरी के इस साल फरवरी में वॉशिंगटन के लिए उच्चायुक्त नियुक्त होने से पहले तक पाकिस्तान के विदेश सचिव पद पर तैनात थे। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक बासित ने यह चिट्ठी इसलिए लिखी क्योंकि उन्हें नजरअंदाज कर चौधरी को महत्वपूर्ण पद दे दिया गया। बासित की चिट्ठी पाकिस्तान की मीडिया में छाई हुई है, तो दूसरी तरफ वॉशिंगटन में पाक राजदूत एजाज अहमद चौधरी ने कहा है, बासित को गलतफहमी है कि वो मेरी वजह से विदेश सचिव नहीं बन पाए। जलन का कोई उपचार नहीं है। मैंने इस बकवास चिट्ठी पर जवाब न देने का फैसला किया है और ये मसला उसी पर छोड़ दीजिए जिससे इससे फर्क पड़ता है। अल्लाह हमारे संरक्षक और मार्गदर्शक बने रहें। अब्दुल बासित जो हाई कमिश्नर थे यहाँ पे, उन्होंने चिट्ठी लिखी है जो अमेरिका में पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं उनके खिलाफ, और ये तनाव डिप्लोमेटिक झगड़े में तब्दील हो रहा है, जहां भारत को भी खींच लिया गया है और ये कहा गया है कि भारत के फॉरेन सेक्रेटरी कितने काबिल हैं, कितने अच्छे हैं पाकिस्तानी के मुकाबले में। तो ये उनके आपस की लड़ाई है। जाहिर है बासित और एजाज अहमद चौधरी के बीच लड़ाई अहम की है और पाकिस्तान की सियासत के लिए ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान की सरकार हो, पाकिस्तान की सेना हो, पाकिस्तान के अफसर हो, आए दिन उनमें इसी तरह का ईगो क्लैश नजर आता रहता है। इसलिए पाकिस्तान में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। दुनिया के मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब करने और अलग थलग करने की भारतीय कूटनीति का ही ये असर है कि अपने देश के विदेश नीति की बदहाली का ठीकरा पाकिस्तानी राजनयिक एक दूसरे के सर फोड़ रहे हैं। आने वाले दिनों में भी पाकिस्तान को अपने आतंकी नीतियों की और कीमत चुकानी होगी। वीडियो राकेश रावत के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। आइए बात करते हैं भारत और चीन के संबंधों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 सितंबर को चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं और उसके ठीक पहले डोकलाम विवाद के सुलझने की बात सामने आई। लेकिन क्या आप वाकई में मानते हैं कि चीन ने हिंदुस्तान के सामने घुटने टेक दिए हैं? अगर राजनीतिक और कूटनीतिक विश्लेषकों की बातों को समझें तो ऐसा लगता है कि दोनों देशों ने दरअसल एक एक कदम पीछे जरूर हटाया है, लेकिन चीन पर भरोसा करना भारत की बेवकूफ़ी होगी। इतना ही नहीं, इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि दरअसल चीन पूरी दुनिया के सामने ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि हिंदुस्तान ने अपनी फौज को पीछे घसीटा, न कि चीन ने। चीन ये भी कह रहा है कि उसने कहीं भी आश्वासन हिंदुस्तान को नहीं दिया है कि डोकलाम इलाके में वो अपनी निगरानी और उसके साथ साथ अपनी पेट्रोलिंग नहीं करेगा। कुल मिलाकर स्थिति ये बनती दिख रही है कि चीन इस पूरे मामले को न सिर्फ अपनी जीत बताने पर लगा है, बल्कि ये साबित करने पर भी लगा है कि भारत न सिर्फ चीन से डरा है, बल्कि भारत को अब एक बड़ी नसीहत देने की जरूरत है, जिसके बाद कम से कम हिंदुस्तान को यह समझ में आएगा कि चीन से दो हाथ करना आसान नहीं है। 72 दिनों बाद भले ही चीन और हिंदुस्तान की सेना के बीच डोकलाम में चल रहा विवाद खत्म हो गया हो, लेकिन लगता है कि चीन इस कूटनीतिक हार को पचा नहीं पा रहा। चीन की मीडिया, चीन की सरकार अब भी बड़बोले बयान देने से बाज नहीं आ रही। डोकलाम विवाद की असली हकीकत ये है कि भारत और चीन ने अपनी सेनाएं वहां से हटा ली हैं। चीन ने डोकलाम में सड़क निर्माण का काम भी रोक दिया है। चीन की तरफ से सड़क निर्माण के कामकाज की मशीनें भी डोकलाम में अब नहीं हैं। डोकलाम विवाद का हल भारत और चीन के बीच बातचीत से निकला है, लेकिन अब चीन को ये हार आंखों में चुभ रही है। जब से इस विवाद के खत्म होने की खबर आई है, उसी दिन से चीनी मीडिया और चीन की सरकार बौखलाई हुई नजर आती है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने हिंदुस्तान को हिदायत देते हुए कहा है, डोकलाम में भारत और चीन के बीच 73 दिन से चला आ रहा गतिरोध भारत के सैनिक हटाए जाने के बाद खत्म हुआ।
अब नई दिल्ली को इससे सबक सीखना चाहिए और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकना चाहिए। भारतीय सैनिकों की अवैध घुसपैठ का मामला सुलझा लिया गया है। चीन के विदेश मंत्री के इस बयान से साफ है कि वो इस विवाद को खत्म नहीं करना चाहते। जानकारों की माने तो चीन के इरादे ठीक नहीं। चाइना को लेकर के ये भारत को नहीं समझना चाहिए कि मसला हल हो गया है। और मेरा जहां तक ख्याल है कि चाइना में अभी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस के इलेक्शंस होने वाले हैं और वो नवंबर के पहले हफ्ते तक हो जाएंगे और हो सकता है कि अभी प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं वो दोबारा प्रेसिडेंट बने। तो आगे का सोचना पड़ेगा कि आगे 5 साल में क्या हो सकता है, इसलिए भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। इतना ही नहीं, इस विवाद को लेकर चीनी मीडिया का अंदाज भी आक्रामक है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने डोकलाम स्टैंड ऑफ सेटलमेंट अ विक्ट्री फॉर एशिया टाइटल के साथ लिखा है, भारत ने डोकलाम पर चीन का कब्जा मान लिया है, इसलिए नई दिल्ली ने उस इलाके से अपनी सेना को वापस बुला लिया है। बीजिंग की इच्छा थी कि वो भारतीय सैनिकों को हारे हुए चेहरे के साथ जाता हुआ ना देखे। चीन की सेना इस इलाके में पेट्रोलिंग करती रहेगी। अपने जो उनका स्टैंड था हमारा, उससे हम टस से मस नहीं हुए और ये आप देखेंगे कि चीन ने जो डोकलाम में रास्ता बन रहा था उसे बनाना बंद कर दिया है। तो अब जो करार एक आई थी, तनाव जो हुआ था हमारे रिश्तों में चीन के साथ, उसको सुधारने की बात हो रही है। उसी सिलसिले में ये मीटिंग होगी भारत के प्रधानमंत्री मोदी और चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ और लगता है कि जो हमारे संबंध हैं वो थोड़े सुधरेंगे इसके बाद। जाहिर है जानकार इस विवाद के खत्म होने की वजह ब्रिक्स सम्मेलन को भी मान रहे हैं। ब्रिक्स सम्मेलन में चीन इस मुद्दे के साथ अलग थलग पड़ जाता और उसके ही देश में उसकी बेइज्जती हो जाती। ऐसे में अब जबकि इस विवाद का हल हो गया है तो माना जा रहा है कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान जब पीएम मोदी और शी जिनपिंग बातचीत की टेबल पर बैठेंगे तो इस विवाद पर भी गहन मंथन होगा। डोकलाम विवाद पर चीन ने भले ही अभी पर्दा डाल दिया हो, लेकिन उसकी राजनीतिक मंशा से साफ है कि ब्रिक्स सम्मेलन के बाद एक बार फिर सीमा विवाद तूल पकड़ेगा, जिसके लिए भारत की सरकार को तैयार रहना चाहिए। ब्रिटिश राकेश रावत के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। नोटबंदी को लेकर आरबीआई ने आज तमाम आंकड़े सामने रखे हैं और इसके बाद सरकार के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। मुश्किल इस बात को लेकर खड़ी हो गई कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि 99% 500 और 1000 रुपए के नोट जो प्रतिबंधित हुए थे वो बैंकों में वापस पहुंच गए। सिर्फ 1% के आसपास ऐसे नोट हैं जो बैंकिंग सिस्टम में वापस नहीं लौटे। तो क्या इसका यह मतलब निकाला जाए कि नोटबंदी का असर काले धन पर न के बराबर हुआ, या यह माना जाए कि काले धन के तौर पर सिर्फ 1% नोट ऐसे थे जिन्हें लोगों ने छिपा कर रख लिया था? क्योंकि उसके बाद सरकार ने 500 रुपए के नए नोट जारी किए और 2000 रुपए के नोट भी जारी किए, जिसे लेकर जनता ने कई असुविधाओं को झेला भी। इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था पर भी इसका जबरदस्त असर पड़ा था। कुल मिलाकर अभी तक ये बात सामने आई है कि 2017 तक 7,72,000 नकली नोट पकड़े गए हैं मात्र, जबकि यह माना जा रहा था कि नकली नोटों की संख्या कहीं ज्यादा हो सकती है। तो क्या सरकार ने जो 2 प्रमुख मुद्दे यानी कि नकली नोट का पकड़ा जाना और काले धन को सामने लाने के लिए नोटबंदी की जो प्रक्रिया को अमली जामा पहनाया था वो पूरी तरीके से विफल हो गया है? आइए आपको दिखाते हैं सरकार कैसे इस पर अपना बचाव कर रही है। डिजिटाइजेशन का एक्सपेंशन हो, ये इसका उद्देश्य था। जो जाली नोट हैं वो इसमें अलग कर पाएं और पहली बार आरबीआई ने यह प्रक्रिया की है कि एक एक जाली नोट को अलग करने का प्रयास किया है। जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, जो बिल्कुल व्यवस्था के बाहर सरवाइव करती थी, उसको फॉर्मल के साथ मेलना, ये उसका एक उद्देश्य था। जो आतंकवादियों के पास पैसा रहता था, डीमोनेटाइजेशन के बाद वो भी स्क्वीज हो और वो प्रत्यक्ष रूप से जम्मू कश्मीर में, छत्तीसगढ़ में, इन क्षेत्रों में वो स्क्वीज होना, कम होना, उसकी एक प्रक्रिया सामने नजर आई है। उनका तो पहले से ये सोच थी कि शायद ऐसा दिखाया गया कि अधिकांश पैसा ही या तो नकली पैसा है या काला धन है या टैक्स चोरी का पैसा है। तो 13.5 लाख 14 लाख में 8,000 करोड़ क्या होता है? ये तो कोई भी जो बच्चा गणित पढ़ा है वो भी समझ सकता है इस बात को।
तो सरकार को जहां विपक्ष घेर रही है, वहीं सरकार के पास इस मुद्दे पर जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है कि नोटबंदी की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में काले धन पर नकेल कसने से की थी, लेकिन यह मुद्दा कहीं पीछे छूटता दिख रहा है। और आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है। आदेश यह है कि राज्य के सभी रजिस्टर्ड मदरसों में जीपीएस बेस्ड सर्विस लगाया जाए और जियो टैगिंग की जाए। योगी सरकार का मानना है कि बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के मदरसों में नकली छात्र रहते हैं और उसके साथ साथ छात्र और कर्मचारी की वेशभूषा में आतंकी या आतंक को फैलाने वाले लोग रहते हैं और इसी वजह से इस पर नकेल कसने के लिए तमाम मदरसों को यह निर्देश दिया गया है। जाहिर सी बात इसका विरोध हो रहा है, लेकिन आतंकवाद से निपटने के लिए उठाए गए इस कदम का विरोध कर पाना भी अपने आप में शायद बहुत मुनासिब नहीं है। यूपी के मदरसों पर नजर रखेगी योगी सरकार की तीसरी आंख। 16,000 मदरसों की होगी जियो टैगिंग। उत्तर प्रदेश के मदरसों पर नजर रखने के लिए योगी सरकार ने एक नई पहल शुरू की है। इसके तहत यूपी सरकार ने मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार को निर्देश दिए हैं कि सभी 16,000 मदरसों को जियो टैगिंग की जाए। इस जीपीएस बेस्ड सर्विस के माध्यम से सरकार इन मदरसों पर नजर रख सकेगी। सभी मदरसे एक यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन कोड से जुड़ेंगे। इसके लिए सरकार की नई वेबसाइट madrasaboard.upsdc.gov.in पर 15 अक्टूबर तक आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। सरकारी अनुदान और मान्यता को बरकरार रखने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। मदरसों के सभी शिक्षकों, छात्रों और टीचिंग स्टाफ की पूरी डिटेल इस पोर्टल पर देनी होगी। इसके अलावा मदरसों की गूगल मैपिंग भी होगी। योगी सरकार का कहना है कि मदरसों के आधुनिकीकरण के लिहाज से कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही दावा किया जा रहा है कि इससे मदरसों का भ्रष्टाचार रुकेगा। वहीं फर्जी शिक्षक, स्टाफ और छात्रवृत्ति के गोरख धंधे पर भी रोक लगेगी। देवबंद ने भी इस फैसले को दीनी तालीम के केंद्रों के लिए एक अच्छी खबर माना है। ऑनलाइन करने के बाद ये पता चलेगा मदारिस की सरगर्मियाँ क्या है। ज़ाहिर है इन मदारिस में अमन सलामती की तालीम दी जाती है। हमारी ये बात पूरी दुनिया के सामने जाएगी और मदारिस के ऊपर अब तक जो इल्ज़ाम आता रहा है दहशतगर्दी का, इससे वो इल्ज़ाम दूर हो जाएगा। मैं इसे मुकम्मल सहमत हूँ। हालांकि कुछ लोग सरकार के इस फैसले को संदेह की नज़र से भी देख रहे हैं। उनका मानना है कि मदरसों की निगरानी के लिए ही ये सारा प्रपंच रचा जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।